नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल RGS एकेडमी पर। चलिए एक बार फिर से लग जाते हैं PCS, TGT, PGT, RO और IAS वाले, खास और वनडे एग्जाम वाले भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा कंफर्म कर दूंगा कि वनडे एग्जाम के लिए कौन सा पार्ट IMP है। बाकी मेरा जो लेवल होगा ये UPSC होगा, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप समझ सकते हो UPSC, इसके बाद अदर स्टेट PCS से लेकर के RO, TGT, PGT सब में सबके लिए लाभदायी वीडियो साबित होने वाला है। और ये जो वीडियो होगा मध्यकालीन भारत के इतिहास से होगा। मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा दिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अब आज के वीडियो में एक मैराथन क्लास चलाऊंगा, जिसमें आराम शाह से लेकर के इल्तुतमिश तक पूरा क्लियर करा दूंगा। इस वीडियो में घंटे डेढ़ घंटे का वीडियो हो सकता है, लेकिन विश्वास मानिए अगर इस वीडियो को आपने क्लियरली देख लिया तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप नहीं कर पाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ और एक सूचना देनी थी। कल मैं जल्दी थोड़ा सा मुझसे एक मिस्टेक हुई है। वो खिलजी वंश के बारे में बताते समय नहीं, उसमें मैंने जब खिलजी पढ़ा रहा था तो उसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। वैसे मैंने कमेंट्स पे जवाब दिया है कि सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश से शासन किया था, इसके बाद सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया था। तो आज का हमारा चैप्टर होगा, सबसे पहले हम आराम शाह को देखेंगे। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता जो है उसका नाम है आराम शाह, और यह 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। इसका टाइम क्या है? 1210 ईस्वी में। अब यहाँ पे इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकारों में मतभेद इस बात को लेकर के है कि इतिहासकारों का वर्ग इसको लेकर के बटा हुआ है कि भैया जो आराम शाह है वह किसका पुत्र था। पुत्र मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था या क्या था, इसके बारे में मतभेद है। तो इसमें हम 2-3 इतिहासकारों को देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछता है कि भैया इनका क्या कहना है। ठीक है, तो अब एक आराम से चाहे कुछ कोई संबंधी इसका रहा हो, कुतुबुद्दीन ऐबक का या न रहा हो, वो बात अलग है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ इतिहासकार इसको लेकर के क्या अपना मत प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, एक इतिहासकार हमारा है अबुल फजल। अबुल फजल कहता है कि आराम शाह ऐबक का भाई था। ठीक है, एक इतिहासकार हमारा दूसरा है जिसका नाम है जुवैनी। जुवैनी बोलता है कि ऐबक के कोई पुत्र नहीं था। ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। एक इतिहासकार आपका मिलेंगे, एक इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज। भैया ये कहते हैं कि ऐबक की केवल 3 पुत्रियां थी। ऐबक की केवल 3 पुत्रियां थी। तो मिला जुला करके अगर हम इन 3 इतिहासकारों की बात करें तो देख लीजिए, अब तीनों इतिहासकारों का कोटेशन बहुत ही IMP है। आपके UPSC या किसी भी स्टेट कमीशन में या RO में या किसी भी बड़े एग्जाम में यहाँ से कोटेशन पूछ सकता है कि किसने कहा है कि अब आराम शाह ऐबक का भाई था। तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया किसने कहा है, तो आपका ऑप्शन जाएगा कि अबुल फजल ने कहा कि आराम शाह ऐबक का भाई था। ठीक है, कौन बोलता है? अबुल फजल। दूसरी बात है जुवैनी क्या बोलता है कि ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। किसने कहा था? किस इतिहासकार ने कहा था कि ऐबक का कोई पुत्र नहीं था? आपका ऑप्शन जाएगा जुवैनी ने कहा था कि ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। अब आते हैं मिन्हाज उस सिराज की तरफ। यह इल्तुतमिश का दरबारी इतिहासकार है। इसने बोला कि ऐबक की केवल 3 पुत्रियां थी। ऐबक की केवल 3 पुत्रियां थी। तो तीनों कोटेशन आपको याद करके रखने हैं। हाँ, यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, वनडे एग्जाम वाले टेंशन न लें, उनसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन UPSC या किसी बड़े कमीशन या बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तीनों कोटेशन आपको याद करके रखना है। अब हम चलते हैं, आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। एक कॉमन सा फैक्ट हम देखते हैं कि देखिए, एक चीज तो कंफर्म है कि मान लीजिए यह साबित नहीं हो पाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का यह मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक से आराम शाह का क्या संबंध था, लेकिन इतना तो जरूर तय है कि कोई ना कोई संबंध अवश्य रहा होगा, कोई ना कोई रक्त संबंध अवश्य रहा होगा। क्योंकि अगर संबंध नहीं होता तो आराम शाह के अयोग्य और विलासी होने के बावजूद
अयोग्य प्लस विलासी होने के बावजूद इसको शासक बनाया जाता है, तुर्की अमीर इसको शासक बनाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसका कोई ना कोई संबंध था। तो हम एक नॉर्मलाइजेशन करते हैं कि कोई ना कोई संबंध था, भले ही वो चाहे पुत्र रहा हो, चाहे भाई रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन था तो जरूर। इस कोटेशन को याद करके रखना है। अब देखिए ये अयोग्य और विलासी था, तो सीधे सीधे इससे क्या होता है कि तुर्की अमीर ही इसको शासक बनाते हैं, लेकिन अमीर कई गुटों में बढ़ जाते हैं और कुछ लोग मतलब तुर्की अमीरों का एक गुट इसके विरुद्ध हो जाता है। जनता भी नाखुश हो जाती है। राजा का कर्तव्य होता है जनता मतलब प्रजा के हितों का ध्यान रखना। तो जो अयोग्य और विलासी होगा वह जनता हित को प्राथमिकता नहीं दे सकता था। तो अयोग्य था, विलासी था, इसने जनहित के कार्यों में कोई रुचि नहीं दिखाई, इसलिए जनता के साथ साथ अमीर वर्ग भी इससे नाराज हो जाता है। होता क्या है, अब इसके बाद घटना ये घटती है कि अब इसके प्रशासन से नाराज होकर के, ठीक है, होता क्या है कि एक तुर्की सरदारों के गुट का मुखिया था, ठीक है, जिसका नाम था अली इस्माइल। अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया कि आप आइए और दिल्ली की गद्दी को संभालिए। अब यहां से भी एक बात उभर करके सामने आ जाती है। देखिए यहां से भी एक बात उभर करके सामने आ जाती है कि क्यों इल्तुतमिश को बुलाया गया। और मैं इसलिए इस दावे के साथ कर सकता हूं कि कोई ना कोई संबंध आराम शाह का था, क्योंकि यहाँ पे अली इस्माइल जो है इल्तुतमिश को बुलाता है प्रशासन की मतलब गद्दी पर बैठने के लिए, इल्तुतमिश को बुलाता है। तो इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन से संबंध था। आप लोगों को पता है कि इल्तुतमिश से कुतुबुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो किसी अन्य को न बुला करके क्यों इल्तुतमिश को बुलाया जा रहा है? ऐसा नहीं कि अन्य सरदारों में से कोई और योग्य नहीं था जो गद्दी को प्राप्त नहीं कर सकता था, गद्दी नहीं संभाल सकता था। लेकिन यहाँ पर भी अभी हम देख रहे हैं कि अभी भी उस परंपरा ने जन्म नहीं दिया था जब कोई अमीर या कोई ताकतवर यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, चाहे वो राज परिवार से संबंध रखता हो या ना रखता हो, गद्दी को हथिया ले। अभी ऐसी परंपरा की शुरुआत नहीं हुई थी। तो किसको बुलाया जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश निमंत्रण स्वीकार कर लेता है, दिल्ली आता है और दिल्ली में एक स्थान है जड़ नामक स्थान पे यह आराम शाह को पराजित करता है। ठीक है, और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। अब देखिए यहां से अब ये वाला क्वेश्चन आपको रट करके रखना है, याद करके रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ सकता है कि इल्तुतमिश को किसने जो है दिल्ली बुलाया, आमंत्रित किया था दिल्ली की सिंहासन पर बैठने के लिए, ठीक है, या राजा बनने के लिए, शासक बनने के लिए किसने आमंत्रित किया था? ऑप्शन रहेगा अली इस्माइल ने, ठीक है। और इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच युद्ध कहाँ होता है? दिल्ली में एक स्थान है। कौन सा स्थान? जड़। आप इस जड़ नामक स्थान को याद करके रखेंगे। तो अब यहीं से आराम शाह के शासन का अंत हो जाता है। आराम शाह पराजित होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश गुलाम वंश का तीसरा शासक बनता है। और इसके शासक बनने के बाद ही पूरे मतलब दिल्ली सल्तनत के इतिहास की रूपरेखा ही चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप याद करके रखो। आगे हम देखते हैं। अब हम सीधे सीधे चलेंगे इल्तुतमिश कब से कब तक होता है, यहां चलेंगे। अब इल्तुतमिश का शासनकाल, और इल्तुतमिश का चैप्टर थोड़ा लंबा है। 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक का इसका शासनकाल रहा है, ठीक है। 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। तो अब चलिए हम इल्तुतमिश की तरफ ध्यान देते हैं। कुछ चीजें हैं, इल्तुतमिश को कुछ उपाधियों से विभूषित किया गया है। जैसे इसको कहा गया ईश्वर की भूमि का रक्षक, ठीक है। ईश्वर के सेवकों का सहायक,
ईश्वर के सेवकों का सहायक, ठीक है। और सुल्तान आजम, सुल्तान ए आजम, और अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा, ठीक है। एक उपाधि इसकी थी नासिर, अमीर उल मोमिनीन। देखिए, इतिहास को अगर आपने ठीक ढंग से पढ़ा, मतलब अगर रुचि आपने जागृत करी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हिस्ट्री को पढ़ने में, विश्वास मानिए आप। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा भैया, ये सब जो बातें करी जा रही है, ये सब जो उपाधियां किससे संबंधित है, तो देखिए इसको क्या क्या बोला गया है। ईश्वर की भूमि का रक्षक किसको कहा गया, आपका ऑप्शन जाएगा इल्तुतमिश को बोला गया। ईश्वर के सेवकों का सहायक किसको कहा गया, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया इल्तुतमिश को कहा गया, ठीक है। सुल्तान आजम की उपाधि किसकी थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा इल्तुतमिश की थी। अमीर उल उमरा की उपाधि किसकी थी, आपका ऑप्शन जाएगा इल्तुतमिश की थी। नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि किसकी थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा इल्तुतमिश की थी। अब इसको थोड़ा सा और नॉर्मलाइजेशन करते हैं, ठीक है। इस उपाधि से मतलब किसने इसको प्रदत्त की थी, तो ईश्वर की भूमि का रक्षक, ईश्वर के सेवकों का सहायक। इसके बारे में विवरण नहीं प्राप्त होता है कि किसने इसको ये उपाधि दी या कहां से प्राप्त हुई, लेकिन यहाँ पे जो है देखिए, सुल्तान आजम की उपाधि बगदाद के खलीफा ने दी थी, बगदाद के खलीफा। उसका नाम क्या था, अल मुंतसिर, अल मुंतसिर बिल्लाह, ठीक है। अमीर उल उमरा की उपाधि, अमीर उल उमरा की उपाधि मोहम्मद गोरी ने दी थी। यहां पे आइए, नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि इसने स्वयं ग्रहण की थी। तो ये सब चीजें अगर आप आईएएस दे रहे हो, पीसीएस दे रहे हो, या कोई भी बड़ा एग्जाम दे रहे हो, तो यहां से क्वेश्चन उठते हैं और बनते हैं। उपाधि को आपको याद करके रखना है, और ये जो उपाधियां प्रदान की जा रही है किसके द्वारा प्रदान की जा रही है, इसको भी आपको याद करके रखना है। देखिए, सुल्तान आजम की उपाधि बगदाद का खलीफा देता है जब ये 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से दिल्ली के वैध सुल्तान होने की मान्यता प्राप्त करता है, तब वो देता है। अमीर उल उमरा उपाधि मोहम्मद गोरी देता है इसको, और नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि वो स्वयं धारण करता है जब यह बगदाद के खलीफा से वैधानिक सुल्तान होने का दर्जा प्राप्त कर लेता है, तब ये उपाधि धारण करता है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अब इसको मिटाते हैं क्योंकि पता नहीं कहां तक दिख रहा है। प्रॉब्लम यहां से थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो जा रही है, इसको मिटाने में। चलिए एक बार और इसको लिखते हैं, लिखने के बाद फिर मिटाने की कोशिश करता हूं किसी चीज से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं इसके। देखिए, इल्तुतमिश का अर्थ, इल्तुतमिश का अर्थ साम्राज्य का स्वामी होता है, साम्राज्य का स्वामी, साम्राज्य का स्वामी, ठीक है। तो इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए कि साम्राज्य का स्वामी होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बचपन की तरफ चलते हैं, ठीक। तो अब बचपन की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि इल्तुतमिश का बचपन कैसा रहा है। तो यहां पे हम देखेंगे कि इल्तुतमिश यानी यह इलवरी शाखा से संबंधित था।
मतलब तुर्कों की एक शाखा थी इरवरी। तो अगर क्वेश्चन करता है कि इरवरी वंश से कौन संबंधित था, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा इरवरी वंश से इल्तुतमिश संबंधित था, या इरवरी शाखा से कौन संबंधित था, तो आपका ऑप्शन जाएगा इल्तुतमिश शामिल था। ठीक है ना। और इसके पिता का नाम क्या था, अगर इसके पिता की बात करें, वही रहो, पिता का नाम ईलम खां। ठीक है। और इसका पिता जो है जनजाति, इलवरी मान लो जो जनजाति है, जनजाति का मुखिया था। ठीक है। अब देखिए सीधी सी बात है कि जनजातियों का मुखिया था, तो इसलिए इल्तुतमिश का जीवन कुतुबुद्दीन ऐबक की भांति नहीं था। इसका बचपन बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा अगर नहीं कहेंगे तो मिला जुला करके कह सकते हैं कि इसका पिता सरदार था, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इतना कबालाई समाज तो था नहीं उस समय, तो ये मान सकते हैं कि इसका बचपन अच्छे वातावरण में बीता होगा, यानी रहन सहन खान पान जो भी चीजें थी सब इसका पालन पोषण ठीक ढंग से हुआ होगा। लेकिन एक चीज प्रॉब्लम खड़ी होती है कि ये बहुत ही मतलब सुंदर व्यक्तित्व का था। कहने का मतलब इसका व्यक्तित्व बड़ा ही सुंदर और आकर्षणपूर्ण था। ये जो बहुत सुंदर और आकर्षक था। और इसके अन्य भाई भी थे, और इसके अन्य भाई इसकी सुंदरता और आकर्षक, सुंदर था, आकर्षक था, साथ ही प्रतिभावान भी था। ठीक है, सुंदर था, आकर्षक था, प्रतिभावान था, इसलिए इसके भाइयों को इससे जलन हुई और इसके भाइयों ने मेले में ले जाकर के गुलामों के एक व्यापारी को बेच दिया। तो क्या हो रहा है, इसके भाइयों ने मेले में ले जाकर गुलामों के एक व्यापारी को बेच दिया। ठीक है, इसके भाई बेच देते हैं। फिर वो जो व्यापारी खरीदता है, वह व्यापारी इसको कहां लाता है, वह व्यापारी बुखारा लाकर एक सद्र ए जहां के संबंधी, सद्र ए जहां के संबंधी को बेच दिया। ठीक है। अब यहां पे देखिए दूसरी बार बिक रहा है। एक बार क्या हुआ, इसके भाई ले जाकर के इसको गुलामों के एक व्यापारी को बेच देते हैं, और गुलामों का जो व्यापारी होता है, वह इसको क्या करता है, बुखारा ला करके सद्र ए जहां के संबंधी को बेच देता है। अब यहाँ पे एक चीज कंफर्म करिए, जैसे होता क्या ना, सद्र ए जहां सद्र ए सुदूर, जब आप सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ोगे तो सद्र ए जहां सद्र ए सुदूर ऐसे पद आएंगे, और इस पद को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको भी पढ़ा जाएगा हम लोग। सद्र ए जहां मान लीजिए आप न्याय विभाग से संबंधित था, तो सद्र ए जहां के संबंधी को इसको बेच दिया जाता है। अब क्या होता है कि ये जो सद्र ए जहां का जो संबंधी होता है, वो क्या करता है, इसके सद्र ए जहां के संबंधी ने इसे हाजी को बेच दिया। हाजी भी क्या था, हाजी भी एक प्रकार के न्याय का कार्य करते थे। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, सद्र जहां के संबंधी को बेच देता है, सद्र जहां का संबंधी इसको क्या करता है, हाजी को बेच देता है। अब हाजी क्या करता है, हाजी से एक व्यापारी इसको खरीद लेता है। हाजी से, देखिए अगले चरण पे चले तो हाजी से
एक व्यापारी मतलब गुलामों के व्यापारी, एक व्यापारी उसका नाम था जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकबा ने खरीद लिया। अब एक चीज आप लोग याद रखिएगा, मैंने एग्जाम का पैटर्न जो देखा है उस पैटर्न में अब तक जो पूछा गया है क्वेश्चन, तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे व्यापारी का अगर नाम पूछा गया है तो इस व्यापारी का नाम आपको याद करके रखना है, जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकबा का नाम याद करके रखना है, क्योंकि जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकबा से ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको खरीदा था। आगे की कहानी हम क्लियर करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ईलम खां का नाम याद करके रखिए। उसके पिता का नाम ईलम खां, अरे चीलम पीने वालों के नाम से याद करिए। इसके पिता का नाम चीलम खां नहीं, ईलम खां था, ठीक है। बाकी देखिए कब कितनी बार बिक रहा है, इसके भाई एक बार इसको बेचते हैं, ठीक है, व्यापारी को बेचते हैं, फिर व्यापारी इसको सदर जहां के संबंधी को बेचता है, 2 बार बिका, फिर संबंधी जो है इसको हाजी को बेचता है, 3 बार बिका, और हाजी जो है इसको जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकबा को बेचता है, 4 बार बिक चुका है। मतलब यहां से इजी टू मॉडल क्वेश्चन कर सकता है कि इल्तुतमिश को कितनी बार बेचा गया, तो अब तक ये 4 बार बेचा गया है। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक खरीद लेता है तो 5वीं बार हो जाता है, लेकिन उसके पहले की कहानी क्या उसको भी जानना जरूरी है। तो ये जो जमालुद्दीन चुस्तकबा होता है इसको गजनी लेकर के आता है। इल्तुतमिश को क्या करता है, इल्तुतमिश को गजनी लाता है, ठीक है। अब ये गजनी लाता है क्या करने के लिए, बेचने के लिए, क्योंकि गुलाम उस समय दास प्रथा एक तरह से मतलब वैध थी, किसी प्रकार का मतलब किसी प्रकार की उसमें कानूनी अड़चन नहीं हो सकती थी, आप दास व्यापार कर सकते थे। तो ये चुस्तकबा इसको लेकर के कहाँ आता है, गजनी लेकर के आता है। गजनी में इस पूरे गजनी शहर में इसकी सुंदरता और प्रतिभा की, रूपवान और गुणवान था ही, तो इल्तुतमिश की सुंदरता और गुणवत्ता की चर्चा पूरे गजनी मार्केट में फैल जाती है। और यह बात धीरे धीरे पहुंचती है किसके पास, मोहम्मद गोरी के पास। मोहम्मद गोरी क्या करता है, इसको जो है 1000 स्वर्ण दिनार में 1000 स्वर्ण दिनार की बोली लगाता है खरीदने के लिए, ठीक है। 1000 स्वर्ण दिनार में इसको खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन जमालुद्दीन ये जो व्यापारी है जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकबा मोहम्मद गोरी को इनकार कर देता है कि भैया नहीं, हम आपको 1000 हम इसको जो है 1000 स्वर्ण मुद्रा में नहीं दे सकते हैं, ठीक। तो 1000 स्वर्ण मुद्रा में हम इसको नहीं दे सकते हैं। अब क्या होता है भैया कि मोहम्मद गोरी गुस्सा हो जाता है और उसने मतलब प्रतिबंध लगा देता है, इल्तुतमिश को गजनी में बेचने पर प्रतिबंध लगा देता है। कौन, मोहम्मद गोरी इल्तुतमिश के विक्रय पर गजनी में प्रतिबंध लगा देता है। मतलब घोषणा कर देता है कि गजनी में इसका क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। तो अब सीधे सीधे जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकबा इसको गजनी में नहीं बेच सकता था। अब देखिए एक कह सकते हैं कि सौभाग्य था कुतुबुद्दीन ऐबक का, या कह सकते हैं मोहम्मद गोरी का, कि अभी तक इसको बेचा नहीं जा सका था। होता क्या है कि अब हम आते हैं 1197 ईस्वी में। जब 1197 ईस्वी में अंधिलवाड़ यानी गुजरात आक्रमण के समय इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी
कि आज्ञा से, कि स्वीकृति से, आज्ञा से नहीं, कि स्वीकृति से दिल्ली में 1,00,000 जीतर में खरीदता है। ठीक है, एक नाम और आता है तमगाज रूमी को भी। चलिए इस फैक्ट को हम क्लियर कर लेते हैं। सारी कहानी आपके सामने आईने की तरह साफ है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे कर सकता है या किया गया है। यहाँ पे देखिए सब, यहाँ तुस्तकबा तक क्लियर है। अब इल्तुतमिश को गजनी में लाया जाता है तो कितने, अगर क्वेश्चन करें कि कितने पैसे में या कितने रुपए में खरीदना चाहता है मोहम्मद गोरी, तो आपका ऑप्शन जाएगा 1,000 स्वर्ण दिनार में इसको खरीदना चाहता है। ठीक, लेकिन मोहम्मद तुस्तकबा इसको मना कर देता है, नहीं खरीद पाता है। फिर इसके बाद अगर क्वेश्चन करें कि किसने जो है इल्तुतमिश के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा मोहम्मद गोरी ने लगा दिया था। ठीक है, कहाँ विक्रय नहीं हो सकता था, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया गजनी में इसको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता था। तो अब इसको, अब क्वेश्चन करें कि इसको कब और किसने खरीदा था या किस अभियान के दौरान खरीदा था या किस सन में, तो 1997 दिए हैं। 1197 ईस्वी में अनिलवाड़ यानी गुजरात आक्रमण के समय इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखा था। जैसे गोरी प्रभावित हुआ था उसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक भी प्रभावित हुआ था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए उसने मोहम्मद गोरी से स्वीकृति मांगी कि भैया कि आप जो है हमें आज्ञा दें, स्वीकृति प्रदान करें, हम कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदना चाहते हैं। तो चूंकि गजनी में इसके विक्रय पर प्रतिबंध था, तो किया क्या गया कि इल्तुतमिश को गजनी से दिल्ली लाया गया और दिल्ली ला करके उसको 1,00,000 जीतर में खरीदा गया। तो अगर क्वेश्चन किए करे कि भैया किस अभियान में दौरान खरीदा गया, तो आपका ऑप्शन जाएगा गुजरात आक्रमण या अभियान के समय। सन आपका 1197 होगा। ठीक है, कहाँ इसको खरीदा गया, तो आपका ऑप्शन होगा दिल्ली में खरीदा गया। किसने खरीदा गया, तो आपका ऑप्शन होगा ऐबक ने खरीदा। किससे स्वीकृति लेकर के, तो आपका ऑप्शन जाएगा मोहम्मद गोरी की स्वीकृति लेकर के। कितने पैसे में खरीदा गया, तो आपका ऑप्शन होगा 1,00,000 जीतर में खरीदा गया। ये रही इसकी कहानी। किसकी कहानी, इल्तुतमिश की कहानी। अब यहीं से इसके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है, जैसे कि मोहम्मद गोरी के राजनीतिक जीवन, कुतुबुद्दीन ऐबक के राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2-3 फैक्ट है जिसको जानना जरूरी है। अब जब ए यहाँ पे मतलब इसको खरीद लिया जाता है, अब इसके साथ हाँ एक चीज और, यहाँ से क्वेश्चन किया गया है, आप पेपर उठा करके देखिए कमीशन का, इल्तुतमिश को ही नहीं 1,00,000 जीतर में इल्तुतमिश के साथ साथ एक व्यक्ति और है तमगाज रूमी, इसको भी खरीदा जाता है। तो केवल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किसको खरीदा गया, इल्तुतमिश को और उसके साथ तमगाज रूमी को। कहाँ पे, दिल्ली में। दोनों का नाम आपको याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है, आगे चलते हैं। अब चूंकि भाई प्रतिभावान गुणवान मतलब योग्यताओं से परिपूर्ण तो था ही, चाहे सैन्य सेवा हो, चाहे मतलब किसी प्रकार की मतलब प्रतिभा की अगर बात करें, तो इल्तुतमिश धनी था, प्रतिभा का धनी था। तो ऐबक इसको सबसे पहले सर-ए-जहांदार का पद देता है। ठीक है, ऐबक इल्तुतमिश को सर-ए-जहांदार का पद देता है। सर-ए-जहांदार का मतलब होता है अंगरक्षकों का प्रधान, अंगरक्षकों का प्रधान। ठीक है, तो अब देखिए हम मैंने पढ़ाया है कुतुबुद्दीन ऐबक में कि कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले कौन सा पद दिया गया था, तो अमीर आफूर का पद दिया गया था। और इल्तुतमिश को अगर पूछे कि इल्तुतमिश को सर्वप्रथम किस पद पे नियुक्त किया गया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा इसको सर-ए-जहांदार के पद पे नियुक्त किया गया था, यानी अंगरक्षकों का मुखिया बनाया गया था। इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद इसको यहां पे देखें अगर, तो इसके बाद इसको ग्वालियर का सूबेदार बनाया गया।
इसके बाद इसको बरन, बरन कहां पड़ता है? बुलंदशहर, बुलंदशहर का इक्ता प्रदान किया गया। ठीक है, इसके बाद इसको बदायूं का इक्ता प्रदान किया गया। तो अगर आपसे बड़े एग्जामों में देखिए क्रम भी पूछ देता है, ठीक है। जैसे अगर बेचने की बात करें, इजी टू मॉडरेट पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी कैसे बन सकता है, इसको कितनी बार बेचा गया या खरीदा गया, कहीं क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको कितने बार, इसका विक्रय कितनी बार किया गया, ऑप्शन जाएगा 5 बार किया गया। मैंने पांचों बार के विक्रय को बता दिया है। अब इसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि इसके साथ तमगाज रोमी को भी खरीदा गया था। अब इसको सबसे अगर क्रम वाइज पूछे तो सबसे पहले इसको कौन सा, कहाँ का सूबेदार बनाया जाता है, तो सबसे पहले इसको ग्वालियर का सूबेदार बनाया जाता है। फिर इसके बाद बरन, बरन हमारे बुलंदशहर में है। बरन हम पढ़ेंगे। बरन कुछ ऐसे इतिहास से संबंधित व्यक्तित्व हैं जिनका जन्म स्थान है, तो उनको पढ़ना है हमको। तो बरन, बुलंदशहर का इक्ता इसको प्रदान किया गया। क्रम देखिए, ग्वालियर, फिर बुलंदशहर, इसके बाद इसको बदायूं का इक्ता प्रदान किया जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है, जब ये दिल्ली का सुल्तान बना उस समय या कहाँ का सूबेदार था या इक्तेदार था। तो जिस समय दिल्ली का सुल्तान बना उस समय या बदायूं का सूबेदार था या इक्तेदार था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब थोड़ा आगे चल के देखते हैं इल्तुतमिश से संबंधित। ठीक है, दिख रहा होगा मेरी समस्या। हाँ, दिख रहा है। तो इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई है, मेरी समस्या हो गई होंगी। अब इसको मिटाते हैं, मिटा करके आगे बढ़ा जाए। अब जो है थोड़ा सा अब इसको हम सूबेदार बना दें, मतलब अब सुल्तान बना देते हैं। इसके प्रारंभिक जीवन को हमने देख लिया। सारे क्वेश्चन जितने VIMP हैं जहां से पूछे जाते हैं हमने देख लिया। अब आगे चल के देखते हैं भैया अब क्या घटनाक्रम रहा है। तो जब ये दिल्ली का सुल्तान बनता है तो ऐसा नहीं कि इसका विरोध नहीं किया गया, कुछ इसका विरोध 2 लोगों ने किया था। देखिए, 2 वर्गों ने किया था, तुर्की एवं मुइज्जी अमीरों ने। अगर क्वेश्चन करें, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का विरोध भी तुर्की और मुइज्जी अमीरों ने किया था। इल्तुतमिश का विरोध भी तुर्की और मुइज्जी अमीरों ने किया था। ठीक है, किसने विरोध किया? आपका ऑप्शन जाएगा तुर्की और मुइज्जी अमीरों ने विरोध किया। किसका? इल्तुतमिश का। ठीक है, लेकिन अब यहां से देखिए, अब होता क्या है, तुर्की और मुइज्जुद्दीन जो मुइज्जी अमीर थे वो विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कुछ सामने अभी तक नहीं आया था। लेकिन हम देखते हैं कि एक न्याय विभाग से संबंधित, विधि से संबंधित एक व्यक्ति होता है, नेता होता है, वह इसका विरोध करता है। ठीक है, उसका नाम क्या है और किस आधार पर विरोध करता है, कथन और कारण में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका नाम है, यहां लिखते हैं, इल्तुतमिश का विरोध, इल्तुतमिश का विरोध काजी वजीउद्दीन ने किया था। ठीक है, बहुत VIMP चीज है। इसका विरोध किसने किया था? अगर व्यक्ति की बात करें तो एक काजी होता है, ये वह विरोध करता है, उसके साथ कुछ विधिवेत्ता मतलब
और भी काजी मतलब छोटे मोटे न्याय विभाग से संबंधित पर्सनालिटीज होती है, मुस्लिम पर्सनालिटीज, वो भी विरोध करती है, लेकिन इनका विरोध बहुत बड़ा नहीं होता है। इनका विरोध हथियारों के साथ नहीं होता है, ये विरोध इस आधार पे करते हैं। किस आधार पे? इनका विरोध का आधार क्या था? तो आधार आपको पता होना चाहिए कि इनके विरोध का आधार इल्तुतमिश का गुलाम होना था। इल्तुतमिश का गुलाम होना था। ठीक है, इसको आपको याद करके रखना है कि काजी वजीर उद्दीन ने किस आधार पर इल्तुतमिश का विरोध किया? तो उसका आधार क्या था कि इल्तुतमिश गुलाम है। लेकिन इल्तुतमिश का जब विरोध होता है तो इल्तुतमिश, चूंकि देखिए इल्तुतमिश को दास्ता का प्रमाण पत्र कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले ही मिल जाता है। उसका रीजन अभी समझा रहे हैं। होता क्या है कि इल्तुतमिश की प्रतिभा से या उसकी कुशलता से, उसकी योग्यता से प्रभावित होकर के गोरी ने ऐबक को सलाह दी थी। किसने? इस पॉइंट को भी आपको जानना पड़ेगा। गोरी ने ऐबक को इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त करने की सलाह दी थी। और इसको दास्ता से मुक्त भी कर दिया गया था। तो इसको दास्ता से मुक्त ऐबक ने कर दिया था। ठीक है, अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन और भी आता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन जाएगा इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। कौन? इल्तुतमिश। अब भैया सीधी सी बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो गुलामों का गुलाम हुआ कि नहीं? ये क्वेश्चन एक बार नहीं 2-4 बार आया हुआ है। तो इसको आप इसमें जो पुराने कंपटीटर हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चूंकि इसको दास्ता से मुक्त पहले ही कर दिया गया होता है, तो वजीर जो ये काजी होता है वजीर उद्दीन, और इसके समर्थन में जो अन्य न्याय विधिवेत्ता होते हैं जो इसका विरोध करते हैं कि भाई तुम गुलाम हो, तो ये क्या करता है कि अपनी दास्ता की मुक्ति का जो प्रमाण पत्र इसको प्राप्त होता है उसको दिखाता है। तो ये वजीर उद्दीन और इसके साथ के अन्य लोग अपने विरोध को वापस ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा कि किसने विरोध किया था। आपका ऑप्शन जाएगा वजीर उद्दीन ने। किस आधार पर विरोध किया था? इल्तुतमिश के गुलाम होने के आधार पर विरोध किया था। किसने किसको सलाह दी थी? गोरी ने ऐबक को सलाह दी थी। क्या? दास्ता से मुक्त करने की। किसने दास्ता से मुक्त किया था? ऐबक ने दास्ता से मुक्त किया था। गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन जाएगा इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो इतनी सारी चीजें मुझे लगता है, मतलब इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब एक अगला फैक्ट देखते हैं कि इसको सबसे पहले अमीर शिकार का पद, सबसे पहले इसको सर जहादार का पद दिया जाता है। मैंने पढ़ा दिया पहले। एक फैक्ट और आप याद करके रखिए। इसके बाद अगर पद की बात करें तो पद से संबंधित इसके बाद सर जहादार का पद दिया जाता है। ठीक है, सॉरी ये मिस हो रहा है। सर जहादार का पद मैंने तो पहले ही पढ़ा दिया है। इसको सर जहादार का पद दिया गया था। और किसने दिया था? ऐबक ने दिया था। सॉरी ये बात हो गई है। ऐबक ने इसको पहले सर जहादार का पद दिया था। तो यहाँ से वाला क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ा दिया है, मेरे दिमाग से मिस हो रहा था, तो प्लीज इसको अन्यथा न लीजिएगा। तो सबसे पहले इसको सर जहादार का पद दिया जाता था। और अगर फिर पद की अगर बात करें कि इसके बाद इसको कौन सा पद दिया जाता है, तो इसके बाद इसको अमीर शिकार, इसके बाद इसको अमीर ए शिकार
अमीर शिकार का पद प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब ये चीज तो उसके पहले की बात हो गई, इसके शासक बनने से पहले की बात हो गई। अब हम मान लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बन गया, इसका विरोध किसने किया था, इसको किसने आमंत्रित किया था, किस स्थान पर इसने युद्ध में हराया था। लेकिन शासक बनने के बाद अब इसके सामने क्या क्या कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और इसको हम 3 भागों में, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के काल को 3 भागों में बांट करके हमने पढ़ा था, उसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक के काल, इल्तुतमिश के काल को भी हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो अगर देखा जाए तो अगर इसके कार्य एवं उपलब्धियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। बांटा जा सकता है। एक है आपका पहला, अगर बात करें तो 1210 से लेकर के 1220 ईस्वी, मतलब इस दौरान इसने क्या किया, इस दौरान इसने विद्रोहियों का दमन किया। विद्रोहियों का दमन। फिर आता है आपका दूसरा 1221 से 1229 तक की बात करें तो इसने जो है क्या किया, मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की। दिल्ली सल्तनत की रक्षा। ठीक है, अगर तीसरा अगर हम बात करें तो फिर आ जाएगा आपका 1230 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक, ईस्वी के बीच जब इसकी मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी में। तो अगर इस दौरान अगर देखा जाए तो इसने क्या किया था कि सत्ता, जो उसको सत्ता प्राप्त हुई थी, सत्ता का सुदृढ़ीकरण किया था, या इसको कह सकते हैं सत्ता को मजबूत किया था। ठीक है, अगर इन 3 कार्यों में बांट करके इसके पूरे कार्य और उपलब्धियों का मूल्यांकन करेंगे तो 3 भागों में बांट करके इसके उपलब्धियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। 3 भाग में सबसे पहले 1210 से 20 तक अगर की बात करें तो इन 3 भागों में आ जाएगा आपका, इस समय विद्रोहियों का दमन करता है। 1221 से 1229 ईस्वी में इसके मंगोल आक्रमण का खतरा दिल्ली सल्तनत पे उत्पन्न होता है, तो इससे कैसे रक्षा करता है इसकी चर्चा होगी। और 1230 से 1236 ईस्वी के बीच में यह सत्ता का सुदृढ़ीकरण करता है। ठीक है ना, जितने साम्राज्य इसने बनाए थे उसको मजबूती प्रदान करता है। तो इन 3 कालों में बांट करके हमको इसको पढ़ना है। तो अब यहाँ पे हम लोगों की चर्चा का विषय कौन कौन होगा, एक यलदूज होगा, ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की समस्या है, एक आपका कुबाचा होगा, और एक मंगोल आक्रमण होगा, और फिर बंगाल की समस्या। ये 4 मेन समस्याएं हैं, इन्हीं 4 मेन समस्याओं पर हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चलें, अगर पहली समस्या की बात करें तो सबसे पहले हमको यलदौज की तरफ जाना होगा, जो कि गजनी में शासन कर रहा था। और मैंने पहले ही बता दिया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को और यलदौज को, इन दोनों को जो है दास्ता से मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया था। किसने दिया था? गोर के शासक, यानी गोरी के वैध उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद ने। ठीक है, तो इसको भी दास्ता से मुक्ति का प्रमाण पत्र मिल चुका था, यलदौज को भी गजनी में। लेकिन अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक से चूंकि इसका संबंध था और यह कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ कोई खास इसका मतलब वैमनस्य नहीं रह पाया। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जल्दी नहीं होती तो बाद में हम देखते कोई ना कोई वैमनस्यता या कोई ना कोई प्रॉब्लम ये भी क्रिएट करता, क्योंकि उनका इतिहास ही ऐसा रहा है। लेकिन अब इल्तुतमिश के समय में ये क्या करता है, अपने आप को स्वतंत्र शासक की भांति मतलब व्यवहार करने लगता है। और चूंकि ये गजनी से संबंधित था इसलिए अपने आप को इल्तुतमिश से ऊंचा समझता था। यह क्या करता है कि इल्तुतमिश को शासन सत्ता का प्रतीक, यह क्या करता है, यह इल्तुतमिश को सत्ता का प्रतीक जिसको हम कह सकते हैं छत्र
दंड, ये दंड नहीं, छत्र, दंड व अन्य राज्य चिन्ह, अन्य राज्य चिन्ह, राज्य चिन्ह भेजा। यह इल्तुतमिश के बाद सत्ता के प्रतीक, जैसे मान लीजिए सत्ता के कुछ प्रतीक होते हैं जो सिर्फ शासक ही यूज कर सकता है, जैसे छत्र का यूज करना या खुतबा पढ़वाना या सिक्के जारी करना या छत्र धारण करना, कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल शासक ही कर सकता था। तो ये सारी चीजें इल्तुतमिश को भेजता और कहता है कि तुम हमारी अधीनता को स्वीकार कर लो। इल्तुतमिश उस समय आंतरिक समस्याओं में व्यस्त था, राजपूतों की समस्याएं थी, कई तरह की समस्याएं थी, तो इस समय वह जो है यल्दौज से युद्ध करना उचित नहीं समझता था, इसलिए इसने शांति पूर्वक जो है इन सब चीजों को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, ये चीज आपको याद करके रखनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन करता है कि किसने जो इल्तुतमिश को ये सब भेजा था, तो आपका ऑप्शन रहेगा यल्दौज ने भेजा था, तो गजनी में शासन कर रहा था। ठीक है, ये वाला फैक्ट आपको याद करके रखना है। अब आगे की कहानी अगर देखा जाए तो होता क्या है कि हाँ, यहाँ पे अब हम ख्वारिज्म की बात करेंगे। ख्वारिज्म का शाह, ख्वारिज्म का शाह क्या करता है? ख्वारिज्म का शाह में जब ख्वारिज्म के शाह ने गजनी पर आक्रमण कर यल्दौज को भगा देता है, यल्दौज को भगा देता है। ठीक है, अब ख्वारिज्म का जो शासक होता है वह क्या करता है? गजनी पर आक्रमण करता है और यल्दौज को वहां से भगा देता है। अब देखिए, अभी यहीं पे जाकर के इल्तुतमिश को अवसर प्राप्त होगा, यल्दौज का अंत करने का अवसर कैसे प्राप्त होता है? तो जब यल्दौज को जो है गजनी से यहाँ से भगा देता है, तो यल्दौज क्या करता है, इसको देखते हैं। यल्दौज क्या करता है? तो यल्दौज जाकर के लाहौर से कुबाचा को भगाकर अधिकार कर देता है। देखिए, यहां पे एक कहानी घट रही है। ख्वारिज्म के शाह यल्दौज को पराजित करके गजनी से भगाता है, एक गजनी से भाग करके लाहौर आता है। उस समय सिंध, मुल्तान और लाहौर वाले क्षेत्र पे जो मतलब हमने पहले पढ़ा दिया है कि जो बंटवारा हुआ था उसमें सिंध मुल्तान वाला एरिया किसको मिला हुआ था? कुबाचा को मिला हुआ था। तो कुबाचा भी अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए लाहौर, उच्छ, भटिंडा कई क्षेत्रों पर, चूंकि कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद वो भी कई जगहों पे मतलब अपनी सत्ता का विस्तार करता है, उसको कुबाचा में हम देखते हैं। तो यहाँ पे कुबाचा पर आगे क्या करता है? कुबाचा लाहौर पर अधिकार कर लेता है, कुबाचा को वहां से भगा देता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? अब थोड़ा सा इल्तुतमिश की आंतरिक स्थिति थोड़ी सी सुदृढ़ हो चुकी थी। इल्तुतमिश क्या करता है? इल्तुतमिश करता क्या है? यहाँ पे देखें, ये जो है कुबाचा जो है लाहौर के साथ साथ ये जो है पंजाब और थानेश्वर तक अपनी सीमा का विस्तार कर लेता है कुबाचा को भगा करके। अब थानेश्वर तक अपनी सीमा का जब विस्तार करता है तो इल्तुतमिश के लिए अब ये आवश्यक हो जाता है कि इसका जल्दी से जल्दी दमन किया जाए या इसको पराजित किया जाए, नहीं तो ये दिल्ली पर चढ़ आएगा। तो यहाँ पे एक युद्ध होता है जो कि इतिहास में बहुत ही भियाजमती है। लोग इसको तराइन का तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं, इतिहास में तराइन के तृतीय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे एक युद्ध होता है तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच? तो आपका ऑप्शन जाएगा यल्दौज प्लस इल्तुतमिश के बीच, इल्तुतमिश के बीच। ये तराइन का पहला 1191 हुआ, दूसरा 1192 ईस्वी में हुआ, दो सबको याद है, लेकिन तराइन का तृतीय युद्ध बहुत से लोगों को नहीं पता है। यहाँ से क्वेश्चन आया भी हुआ है, पीसीएस में आया है, आप पेपर उठाएंगे पता चल जाएगा आपको कि तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो देखिए, ये ऑप्शन आपका होगा कि यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था, और यहाँ पर इल्तुतमिश यल्दौज को पराजित कर देता है। सन भी आपको याद करके रखना है, कब हुआ था? 1215 से
1216 ईस्वी के बीच तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें यल्दौज की पराजय होती है। यल्दौज को बंदी बना करके बदायूं लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? बदायूं लाया जाता है और यहीं पर इसकी हत्या कर दी जाती है। तो अगर क्वेश्चन करे कि यल्दौज की मृत्यु कहाँ पर हुई या उसको बंदी बना करके कहाँ पे लाया गया, तो आपका ऑप्शन जाएगा बदायूं लाया गया। अब इससे इल्तुतमिश को डबल फायदा होता है, मतलब दो फायदा होता है। क्या कि इसका संबंध अब सदा के लिए गजनी से टूट जाता है। दूसरा, यल्दौज जैसा प्रबल प्रतिद्वंदी इसका समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पे आईने की तरह साफ है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी मुझे लगता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम कुबाचा की तरफ। कुबाचा की तरफ क्या, कुबाचा के साथ संबंधों का जिक्र करते हैं। अब चलिए देखते हैं, थोड़ा मिटाने की प्रॉब्लम हो रही है। चलिए अब आगे की कहानी, अब कुबाचा की कहानी को देखते हैं कि कुबाचा का दमन कैसे होता है। तो हमारा होगा हेडिंग कुबाचा। हमने देखा है कि जब ख्वारिज़ मदद शाह यल्दौज को पराजित करता है तो यल्दौज जो है कुबाचा को लाहौर से भगा देता है। लेकिन जब तराइन के तृतीय युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब इसकी यल्दौज का जब अंत हो जाता है, तो कुबाचा पुनः लाहौर पर अधिकार कर लेता है। क्या होता है? कुबाचा पुनः लाहौर पर अधिकार कर लेता है, पुनः लाहौर पर अधिकार। अब देखिए यहाँ पे अब इल्तुतमिश की थोड़ी स्थिति मजबूत हो जाती है सैन्य दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। अब इसके लिए कुबाचा का दमन करना आवश्यक था, क्योंकि यह जानता था कि कुबाचा भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे कि यल्दौज ने किया है। तो यह क्या करता है, इल्तुतमिश क्या करता है? इल्तुतमिश ने लाहौर पर आक्रमण कर दिया। लाहौर पर आक्रमण कर दिया। अब क्या होता है, जब लाहौर पे इल्तुतमिश आक्रमण करता है तो कुबाचा जो है भाग जाता है। लेकिन इल्तुतमिश कुबाचा का पीछा करते हुए कहां तक जाता है? चिनाब नदी। चिनाब नदी पर स्थित स्थान मंसूरा के निकट कुबाचा को पराजित करता है। कुबाचा को पराजित करता है। ठीक है, इसके बाद की कहानी देख लेते हैं एक दो पॉइंट में। इसके बाद उसको हम अंडरलाइन करके क्लियर करवा देंगे कि कौन सा कैसे एग्जाम के लिए कौन सी चीज आईएमपी है। तो लाहौर पे आक्रमण करके कुबाचा को पराजित कर देता है। चिनाब के निकट कहां पे? मंसूरा में। और क्या करता है? अपने पुत्र नसीरुद्दीन को लाहौर का शासक नियुक्त करता है। लाहौर का शासक नियुक्त करता है। करता है।
ठीक है, चलिए थोड़ी सी कहानी को और आगे देखेंगे, इसके बाद इसको अंडरलाइन करके पढ़ लेंगे। अब यहीं पे इल्तुतमिश के लिए एक और समस्या खड़ी हो जाती है। कुबाचा का भी दमन नहीं हुआ है, सिर्फ लाहौर तक की बात हुई है, ठीक है। और लाहौर का शासन सत्ता की जिम्मेदारी या प्रशासन की जिम्मेदारी किसको सौंपता है, तो इल्तुतमिश अपने पुत्र नसीरुद्दीन को सौंपता है। तो नसीरुद्दीन को सौंप करके वापस लौट के चला आता है, और उसी समय जो है 1221 ईस्वी में, कब 1221 ईस्वी में भारत पर मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो जाता है। मंगोल आक्रमण को हम इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन होता क्या है कि 1221 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान, जिसको तमिलचुन कहते हैं, आगे बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम किसके शासनकाल में भारत पर मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ था, तो आपका ऑप्शन जाएगा इल्तुतमिश। लेकिन आक्रमण उसने नहीं किया था, सिर्फ खतरा उत्पन्न हुआ था। अगर कुछ क्वेश्चन करेगा कि किसके समय में मंगोलों का आक्रमण शुरू हुआ था, तब आपका ऑप्शन तुरंत चेंज होगा, इल्तुतमिश नहीं होगा, ठीक है। कमेंट्स करके बताइएगा कि किसके शासनकाल में सर्वप्रथम मंगोलों का आक्रमण हुआ था भारत पे। इल्तुतमिश नहीं होगा, सिर्फ इल्तुतमिश के समय में खतरा उत्पन्न हुआ था, ठीक है। लेकिन होता क्या है, सन 1227 ईस्वी में, देखिए 1227 ईस्वी में मंगोल आक्रमण का भय जब टल जाता है, यानी चंगेज खान जब यहाँ से वापस लौट जाता है, तब क्या करता है इल्तुतमिश पुनः जो है कुबाचा पर ध्यान देता है। फिर क्या होता है कि मंगोल आक्रमण के मंगोलों के वापस जाने के बाद 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण कर दिया, पुनः कुबाचा पर आक्रमण किया। कुबाचा पर आक्रमण किया और भटिंडा सरस्वती एवं उच्छ पर अधिकार कर लिया। और कुबाचा भाग कर भक्खर के किले में शरण ली। किले में शरण ली और अपने पुत्र बहराम मसूद को इल्तुतमिश के पास दूत बनाकर भेजा, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे बंदी बना लिया। निराश होकर कुबाचा ने सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली।
आत्महत्या कर ली। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या किया, मुल्तान प्लस उच्छ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। मैंने इतनी चीजें क्यों लिखी, इसलिए कि अब आपको समझाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कुबाचा की कहानी को हम देख लेते हैं। होता क्या है, कुबाचा जो है पुनः लाहौर पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद पहले की स्टोरी मैंने बता दी है। इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश ने लाहौर पर आक्रमण कर देता है। और कहाँ पे, चिनाब नदी के निकट कौन सा स्थान है, मंसूरा। यहाँ पर अगर क्वेश्चन करें कि सर्वप्रथम कुबाचा को कहाँ पर पराजित किया था इल्तुतमिश ने, तो आपका ऑप्शन जाएगा मंसूरा के निकट, चिनाब नदी के निकट स्थित स्थान मंसूरा के निकट कुबाचा को पराजित किया था कुबाचा। और अगर क्वेश्चन करें कि लाहौर के प्रशासन की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी इल्तुतमिश ने, तो आपका ऑप्शन जाएगा अपने पुत्र नसीरुद्दीन को सौंपी थी। ठीक है, फिर क्या होता है 1221 ईस्वी में, अब पूछे अगर क्वेश्चन कि सर्वप्रथम मंगोलों ने भारत की धरती पर कदम कब रखा था और किसके शासनकाल में रखा था, तो आपका ऑप्शन जाएगा सन 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल में। हालांकि उन्होंने आक्रमण नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, आगे क्लियर हो जाएगा। तो इल्तुतमिश ध्यान नहीं दे पाता है, लेकिन जब मंगोल वहां से चंगेज खान यहाँ से वापस चला जाता है, तो 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश पुनः कुबाचा पर आक्रमण करता है और सबसे पहले भटिंडा पर अधिकार करता है, फिर सरस्वती पर अधिकार करता है, फिर उच्च पर अधिकार करता है। एग्जाम में, बड़े एग्जाम में कभी कभी क्रम पूछता है, तो क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या, अगर इधर की बात करें, अगर लाहौर ऑप्शन में है तो लाहौर, फिर इसके बाद भटिंडा, फिर इसके बाद सरस्वती, फिर इसके बाद उच्च और उसके बाद मुल्तान। ठीक है, चलिए कुबाचा कहाँ शरण लेता है, किस किले में, तो आपका ऑप्शन जाएगा बखर के किले में शरण लेता है। कुबाचा किसके पास मतलब संधि का प्रस्ताव लेकर के दूध बना करके भेजता है, किसको भेजता है, किसके पास भेजता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा अपने पुत्र को भेजता है। किसके, उसका नाम क्या था, बहराम मसूद नाम था इल्तुतमिश के पास। ठीक है, इल्तुतमिश उसको बंदी बना लेता है। फिर क्या होता है, इसके बाद निराश होकर के कौन सिंधु नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो नसीरुद्दीन कुबाचा ने सिंधु नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली। आपके पर उठा करके देखिए क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद बचता है मुल्तान पर, उच्च पर उसने विजय जरूर प्राप्त की थी, लेकिन उसको अभी अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। तो अगर मिलाने की बात करें तो भटिंडा, सरस्वती, फिर इसके बाद मुल्तान, फिर उच्च। ठीक है, विजय की बात करें तो भटिंडा, सरस्वती, उच्च, इसके बाद भटिंडा, सरस्वती, मुल्तान, तब उच्च। ठीक है, चारों तरह से आपको तैयार हो करके जाना है ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हुई। कुबाचा का अंत हो गया। अब हम लोग चले आएंगे चंगेज खान की तरफ। कहाँ आते हैं, चलिए अब चंगेज खान को देख लेते हैं। चंगेज खान, या जिसको हम बोलते हैं मंगोल आक्रमण, इसका एक नाम क्या था, तैमूरचीन। होता क्या है कि चंगेज खान या तैमूरचीन जो है, बात नहीं दिखा, होता क्या है कि चंगेज खान तैमूरचीन भारत पर आक्रमण क्यों करता है। ऐसा नहीं है कि वह इल्तुतमिश के ऊपर आक्रमण करना चाहता है या दिल्ली सल्तनत को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता है या दिल्ली सल्तनत को तहस नहस करना चाहता है। उसका ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था। वह क्यों भारत आया था, अब चंगेज खान की कहानी हमको जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना जानना है कि चंगेज खान 1221 ईस्वी में भारत की धरती पर कदम रखा था और ये कहाँ तक चल आया था, सिंध तक चल आया था। किस एरिया तक, सिंध से आगे नहीं बढ़ा, सिंध से आगे नहीं बढ़ा था। उसका रीजन क्या था कि इसने जो है पर्सिया, ठीक है, इसने जो है पर्सिया ईरान का पुराना नाम पर्सिया है। ठीक है, पर्सिया के ख्वारिज्म शासक को पराजित करता है। जिसका नाम था जलालुद्दीन महमूद। जिसका नाम क्या था, जलालुद्दीन महमूद।
जलालुद्दीन महमूद को पराजित करता है तो जलालुद्दीन महमूद भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? कैस्पियन सागर की तरफ भाग जाता है, यानी रूस के एरिया में भाग जाता है। लेकिन उसका पुत्र, उससे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उसका पुत्र, इस जलालुद्दीन महमूद का पुत्र नाम उसका जलालुद्दीन मकबरनी था। इसका भी नाम क्या था? इसका नाम था जलालुद्दीन मकबरनी। भारत आ गया भाग कर, ठीक है। खालिद बिन शासक का पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी भारत आया और जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां भारत में कदम रखा था। उसकी इल्तुतमिश की से कोई दुश्मनी नहीं थी या वो भारत पर आक्रमण करना नहीं चाहता था। तो क्वेश्चन अगर करें क्यों भारत आया, तो जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए वो भारत आया था। बहुत ही VIMP क्वेश्चन है, इसको आप याद करके रखोगे। फिर देखते हैं हम, ये अगर उसको भारत पर आक्रमण करना होता तो वो सिंध वाले क्षेत्र पर ही नहीं रहता, वो भारत में आ सकता था। लेकिन उसने प्रतीक्षा की सिंध में रह करके चंगेज खां, और जो चंगेज खां, चंगेजों के बारे में यह प्रसिद्ध है कि बहुत ही आताताई और क्रूर होते थे लोग। जहाँ पे आक्रमण करते थे वहाँ पूरा शाप, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, सबकी बड़ी दुर्दशा हो जाती थी। तो इसलिए अब देखिए इल्तुतमिश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है जलालुद्दीन मकबरनी के भारत आने पर और चंगेज खां के सिंध आने पर। अब ये जो है फंस जाता है। फंस कैसे जाता है कि अब इसके सामने दोहरी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जलालुद्दीन मकबरनी इससे सहायता चाहता है। जलालुद्दीन मकबरनी ने अपना एक दूत भेजा था। जलालुद्दीन मकबरनी के दूत का नाम क्या था? दूत का नाम अगर पूछे तो उसका नाम था अलाउल मुल्क नामक दूत को भेज करके चंगेज खां के विरुद्ध इल्तुतमिश से सहायता मांगता है। लेकिन इल्तुतमिश क्या करता है? अलाउल मुल्क की हत्या करवा देता है, ठीक है। और जलालुद्दीन मकबरनी के पास संदेश भेजता है कि कृपया आप भारत को छोड़ करके चले जाएं। इसके पहले की ये कहानी ये है कि जलालुद्दीन मकबरनी अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए क्या करता है कि जो खोखर जाति थी, जो सिंध दोआब क्षेत्र में रहती थी और जो क्रूर थी, ठीक है, जैसे चंगेज खां क्रूरता में आगे था उसी तरह से खोखर भी क्रूरता में आगे थे। तो खोखर जनजाति का जो सरदार था, ठीक है, तो ये जलालुद्दीन मकबरनी ने वैवाहिक विवाह किया था। किससे? खोखर सरदार राय संकीर्ण की पुत्री से, ठीक है ना। ये जो है खोखर सरदार राय संकीर्ण की पुत्री से विवाह करके अपनी स्थिति को मजबूत कर लेता है जलालुद्दीन मकबरनी। लेकिन अब इसी बीच ये जो है अलाउल मुल्क को भेजता है, तो उधर से उस दूत का नाम इतिहास में नहीं मिलता है। चंगेज खां भी अपना एक दूत पहले ही भेज चुका होता है इल्तुतमिश के पास, यह संदेश दे करके कि आप जो है जलालुद्दीन मकबरनी की कोई सहायता नहीं करेंगे। तो इल्तुतमिश ने कूटनीति का प्रदर्शन किया, यहाँ पे स्थिति को जांचा, परखा और देखा, ठीक है, प्रतीक्षा किया उसने। इस बीच वो अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाता रहा था और इसने जो है जो चंगेज खां का जो दूत आया था उसको इसने कहलाया था कि हम जो है जलालुद्दीन मकबरनी की कोई सहायता नहीं करेंगे। वो चंगेज खां को नाराज नहीं करना चाहता था। उसका रीजन ये है कि अभी दिल्ली सल्तनत एक नवोदित साम्राज्य था और इल्तुतमिश अच्छी तरह से जानता था कि अगर चंगेज खां ने आक्रमण किया, उसके पहले चंगेज खां का जो इतिहास रहा है विश्व पटल पर अगर देखा जाए तो उसने जो है मतलब कई ऐसे मुस्लिम देश थे, यहाँ तक कि कहा जाता है कि उसने एशिया से लेकर यूरोप तक को रौंद डाला था, ऐसा कहा जाता है। तो अगर सच में अगर वो आक्रमण कर देता तो हो सकता था कि दिल्ली सल्तनत का विनाश हो जाता। तो इल्तुतमिश ने बड़ी चालाकी से काम किया। उसने जलालुद्दीन मकबरनी की सहायता नहीं करी और चंगेज खां के दूत के मतलब चंगेज खां को भी आश्वासन दिया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और इस बीच अपनी सैनिक स्थिति को भी सुदृढ़ करता रहा कि मान लीजिए अगर जलालुद्दीन मकबरनी खोखरों से मिल करके आक्रमण करता है या चंगेज खां आक्रमण करता है तो हम उस स्थिति से निपट जाए, ठीक है। ये रही कहानी। अब होता क्या है, जलालुद्दीन मकबरनी के दूत की हत्या जो करवा देता है तो जलालुद्दीन मकबरनी लगभग 1227 ईस्वी में वापस चला जाता है। लगभग 1227 ईस्वी में वापस चला जाता है। तो
जब जलालुद्दीन बगबन्नी वापस पर्सिया ईरान चला जाता है तो चंगेज खां भी सिंध से अपना डेरा उठा करके चला जाता है। इस प्रकार इल्तुतमिश ने बड़ी दूरदर्शितापूर्ण मतलब दूरदर्शिता का परिचय देते हुए नवोदित दिल्ली साम्राज्य को ध्वस्त होने से या बर्बाद होने से बचा लिया। यहाँ पे एक कथन है एक इतिहासकार का, उसको देखना हमारे लिए बहुत ही अयमपी है। नाम है उसका जुवैनी। जुवैनी लिखता है, जुवैनी लिखा है कि सुल्तान आग और पानी के बीच फंस गया। सुल्तान आग और पानी के बीच फंस गया। नहीं दिख रहा, बीच फंस गया। ठीक है, दिख नहीं रहा है? हाँ, दिख नहीं रहा था। तो अब यहां से एक चीज, अब चलिए सब कुछ क्लियर करते हैं। कब आया था चंगेज खान? तो 1221 ईस्वी में, मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। 1221 ईस्वी में चंगेज खान आया था। किस लिए आया था ये भी चीज क्लियर है। किसका पीछा करते हुए आया था? तो आपका ऑप्शन जाएगा जलालुद्दीन बगबन्नी का पीछा करते हुए भारत आया था। ठीक है ना। इल्तुतमिश ने किसकी हत्या करवा दी? आपका ऑप्शन जाएगा अलाउल मुल्क की हत्या करवा दी। और अलाउल मुल्क किसका दूत था? जलालुद्दीन बगबन्नी का दूत था। जलालुद्दीन बगबन्नी ने किसकी पुत्री से विवाह किया था? तो आपका ऑप्शन जाएगा राय संकीर्ण की पुत्री से विवाह किया था। या किससे वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो आपका ऑप्शन जाएगा खोखरों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। किस इतिहासकार ने यह कहा है कि इल्तुतमिश आग और पानी के बीच में फंस गया? तो आपका ऑप्शन जाएगा जुवैनी ने कहा है कि सुल्तान आग और पानी के बीच में फंस गया। लेकिन जलालुद्दीन बगबन्नी के वापस जाते ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और मैंने सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। आपको ये सारे फैक्ट याद करके रखने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, यल्दौज की समस्या समाप्त, कुबाचा की समस्या समाप्त और इसकी समस्या समाप्त। क्या नाम है? जलालुद्दीन बगबन्नी मंगोल आक्रमण का जो खतरा है वो भी समाप्त। अब आगे चल करके देखेंगे कि कुछ और चीजें हैं। वीडियो काफी लंबा जा रहा है, इसको सेकंड वीडियो बना करके एडिट करते हैं अभी। आइए चलें शुरू कर देते हैं फिर से और इल्तुतमिश का चैप्टर समाप्त कर देते हैं। ये मेरा पहला एक क्या बोलते हैं उसको, मैराथन क्लास। दावा करता हूँ इल्तुतमिश से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब आधे घंटे की क्लास में इसको हम समाप्त कर देंगे। इल्तुतमिश के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। अब हम लोग चलेंगे बिहार और बंगाल की तरफ। बंगाल प्लस बिहार। बंगाल बिहार में होता क्या है? अब यहाँ पे एक चीज देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने देखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में अली मर्दान खान जो था उसको कुतुबुद्दीन ऐबक सहायता देता है और बंगाल का मतलब शासक करता है। लेकिन इल्तुतमिश के समय में अली मर्दान खान जो है अपनी स्वतंत्रता घोषणा कर देता है और अलाउद्दीन की उपाधि धारण कर देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि अली मर्दान खान ने अलाउद्दीन की उपाधि धारण की और अपने आप को बंगाल में स्वतंत्र कर देता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसके पुत्र जो होते हैं अलाउद्दीन यानी अली मर्दान खान की हत्या कर देते हैं और उसके एक पुत्र का नाम है हिसामुद्दीन एवाज खिलजी। फिर आ जाता है आपका हिसामुद्दीन एवाज खिलजी। इसने गयासुद्दीन आजम की उपाधि धारण की। आजम की उपाधि धारण की। अब ये जो है अलाउद्दीन से, इससे मतलब कहने का मतलब अली मर्दान खान से आगे 2 कदम और आगे निकल जाता है। वह तो सिर्फ उपाधि धारण करता है और स्वतंत्रता घोषणा करता है, लेकिन हिसामुद्दीन एवाज खिलजी क्या करता है? ये उपाधि धारण करता है किसकी? गयासुद्दीन
आजम की उपाधि भी धारण करता है और अपने नाम के सिक्के भी ढलवाता है और खुतबा भी पढ़वाता है। सिक्के और खुतबा, सिक्का और खुतबा दोनों को पढ़वाता है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि सिक्का ढलवाना, खुतबा पढ़वाना, छत्र, राजदंड वगैरह जो अधिकार होते थे सिर्फ शासक के होते थे। तो अब इल्तुतमिश के लिए ये जरूरी हो गया था कि भैया बंगाल पे मतलब बंगाल को अपने अधीन करे, और बंगाल से सटा हुआ बिहार भी है। तो होता क्या, इसके बाद गैसुद्दीन आजम जो है हिसामुद्दीन ऐवाज खिलजी जो है क्या करता है, गैसुद्दीन आजम को उपाधि धारण करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। फिर इल्तुतमिश क्या करता है, इल्तुतमिश जो है आक्रमण कर देता है इसके ऊपर। किसके ऊपर? हिसामुद्दीन ऐवाज खिलजी के ऊपर आक्रमण कर देता है। हिसामुद्दीन ऐवाज खिलजी बिना युद्ध किए ही उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है और क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत सा धन देता है। क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत सा धन देता है हिसामुद्दीन ऐवाज खिलजी। किसको? रूप में धन किसको प्रदान करता है? इल्तुतमिश को प्रदान करता है। ठीक है। अब क्या होता है कि इल्तुतमिश वहां से क्या करता है, बिहार, ठीक है, इल्तुतमिश क्या करता है कि एक नाम है उसका मलिक जानी। मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि बिहार का सूबेदार सर्वप्रथम किसको नियुक्त किया जाता है, बीपीएससी के पेपर में आया हुआ है। तो एक मलिक जानी को सर्वप्रथम बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। और कौन नियुक्त करता है? इल्तुतमिश नियुक्त करता है। पेपर आप उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो इसको सूबेदार नियुक्त करके इल्तुतमिश वापस लौट आता है। इसके वापस लौट आने के बाद हिसामुद्दीन ऐवाज खिलजी पुनः जो है मलिक जानी को वहां से भगा देता है। कहां से? बिहार से भगा देता है और स्वयं उस पर अधिकार कर लेता है। अब इस बार क्या करता है इल्तुतमिश? अपने पुत्र नसीरुद्दीन को क्या करता है इल्तुतमिश? अपने पुत्र नसीरुद्दीन को आक्रमण करने के लिए भेजता है। और उस समय नसीरुद्दीन जो होता है अवध का राज्यपाल होता है। अवध का राज्यपाल। ठीक है। अच्छा देखिए, अब क्या करता है इल्तुतमिश? स्वयं नहीं जाता है, अपने पुत्र नसीरुद्दीन को भेजता है। कहाँ पे? बंगाल बिहार पर आक्रमण करने के लिए। क्योंकि उस समय बंगाल बिहार एक ही में था, अलग नहीं था। ठीक, वो तो बाद में अलग कर दिया जाता है। फिर आगे हम देखेंगे कैसे क्या होता है। यहाँ पे अपने पुत्र नसीरुद्दीन को आक्रमण करने के लिए भेजता है और उस समय नसीरुद्दीन अवध का राज्यपाल होता है। और साथ ही में अपने पुत्र नसीरुद्दीन को यह मतलब सलाह देता है कि उचित समय आने पर ही वह ऐवाज पर आक्रमण करे। तो जब हिसामुद्दीन ऐवाज जो है मतलब कामरूप कहाँ पड़ता है? कामरूप असम और पूर्वी बंगाल अभियान पर गया था, यानी पूर्वी अभियान पर, यानी इसे कह सकते हैं जब हिसामुद्दीन ऐवाज पूर्वी अभियान पर लखनौती को छोड़ करके पूर्वी अभियान पर गया हुआ था, उसी समय उचित अवसर पा करके नसीरुद्दीन क्या करता है? लखनौती पर आक्रमण कर देता है। कहाँ आक्रमण करता है? लखनौती पर आक्रमण कर देता है। अब लखनौती पर आक्रमण करता जब है तब हिसामुद्दीन ऐवाज वापस आता है। नसीरुद्दीन महमूद और हिसामुद्दीन ऐवाज के बीच में युद्ध होता है। ऐवाज की मृत्यु हो जाती है, मतलब युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और बंगाल पर पूरी तरह से किसका अधिकार हो जाता है? नसीरुद्दीन महमूद का अधिकार हो जाता है। अब इल्तुतमिश क्या करता है कि अपने पुत्र यानी नसीरुद्दीन महमूद को ही, किसको? अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करता है।
नियुक्त किया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक समस्या और उत्पन्न हो जाती है। एक चीज और यहाँ पे देखना है हमको कि 1226 ईस्वी में 1226 ईस्वी में बंगाल दिल्ली का सूबा बन जाता है, यानी दूसरे शब्दों में कहें कि बंगाल को दिल्ली में मिला लिया जाता है 1226 ईस्वी में। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बंगाल को दिल्ली के अंतर्गत कब किया गया, तो ऑप्शन आपको याद करके रखना 1226 ईस्वी में। लेकिन दुर्भाग्यवश होता क्या है 1229 ईस्वी में 1229 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। नसीरुद्दीन कौन? इल्तुतमिश का पुत्र, जो कि सबसे योग्य था उसका, और इससे उसको बड़ा धक्का भी लगता है। लेकिन 1229 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। अब नसीरुद्दीन की जब मृत्यु हो जाती है तो इसका लाभ उठा करके बंगाल में एक खिलजी सरदार होता है जिसका नाम होता है इख्तियारुद्दीन बलखा। बंगाल में खिलजी सरदार इख्तियारुद्दीन बलखा ने विद्रोह कर दिया। अब इख्तियारुद्दीन बलखा जब बंगाल में विद्रोह कर देता है तब इल्तुतमिश को पुनः बंगाल जाना पड़ता है, यानी बंगाल फिर 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश क्या करता है 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश पुनः बंगाल जाता है। इख्तियारुद्दीन बलखा को युद्ध में पराजित करके मारा जाता है और पुनः जो है बंगाल को अपने अधिकार में कर लेता है। और इसी समय इल्तुतमिश यह निर्णय करता है कि बंगाल की दिल्ली से दूरी अधिक है, इसलिए यहाँ समय से बार बार विद्रोह हो सकते हैं, इसलिए उसने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। वही लॉर्ड कर्जन वाली बात। तो कहने का मतलब लॉर्ड कर्जन ने किसी और आधार से विभाजित किया था, इल्तुतमिश ने किसी और आधार से विभाजित किया था। तो बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया, बंगाल और बिहार में विभाजित करता है, बंगाल और बिहार में विभाजित करता है इसको। 1230 ईस्वी में बंगाल और बिहार में विभाजित करता है। और क्या करता है वो बंगाल का सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी को बनाता है। आगे उसकी कुछ विजय देखते हैं 1226 ईस्वी में। इसके पहले कौन कौन सी जगहों को विजिट करता है। ये सारी चीजें तो आईएमपी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आईएमपी है जो पूछे गए हैं। अब उसकी अन्य विजयों में अगर देखा जाए, अगर हम बात करें अन्य विजयों की तो उसमें राजपूत राज्य आ जाएंगे। अन्य विजयों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1226 ईस्वी में राजपूत राज्य की बात हो रही है। तो 1226 ईस्वी में इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था और उसको जीता था, और इसके बाद रणथंभौर को जीता था। और 1226 ईस्वी में मंदसौर पर भी आक्रमण करके उसको जीता था। और उस समय मंदसौर परमाणु की राजधानी थी, ठीक है। थोड़ा एक बार देखें, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, दिख रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1226 ईस्वी में रणथंभौर को जीता और 1226 ईस्वी में इसने मंदसौर को जीता। मंदसौर परमाणु की राजधानी थी। और रणथंभौर के बारे में कहा गया है कि 70 शासक इसको जीतने में असफल रहे थे। 70 शासक असफल रहे थे, यानी इल्तुतमिश के पहले 70 शासकों ने रणथंभौर के किलों को जीतने का असफल प्रयत्न किया था। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चले। अब देखिए, अब जो है राजपूत राज्यों में किसको विजिट करता है, तो 1228 से 29 के बीच अगर देखा जाए तो इसने जालौर
जालौर के बाद बयाना, इसके बाद खंगीरा, इसके बाद अजमेर, और इसके बाद अगर देखा जाए तो नागौर, ठीक है, नागौर को जीता था। और 1231 ईस्वी में, 1231 ईस्वी में अगर देखा जाए तो इसने ग्वालियर और कालिंजर को आक्रमण करके जीता था। और उस समय ग्वालियर के अगर शासक की बात करें तो यहाँ का शासक इस समय मंगलदेव था। कौन था? मंगलदेव था। और अगर कालिंजर की बात करें तो यहाँ पे चंदेल शासक त्रिलोक वर्मा था। चंदेल शासक त्रिलोक वर्मा था। चलिए एक बार इसको दोहराते हैं। देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन सा आईएमपी फैक्ट है। देखिए यहां से अब देखिए ये बंगाल बिहार वाला बहुत आईएमपी है। अली मर्दान खान ने क्या उपाधि धारण की थी? तो आपका ऑप्शन जाएगा अलाउद्दीन की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अब आगे अगर क्वेश्चन करे कि उसके पुत्र हिशामुद्दीन एवाज खिलजी ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो आपका ऑप्शन जाएगा गयासुद्दीन आजम की उपाधि धारण की थी। और उसी ने सिक्के और खुतबे भी पढ़वाए थे, ठीक है ना। अब जो है जब उस पर आक्रमण करके सबसे पहले बिहार में किसको नियुक्त किया जाता है, बिहार का सूबेदार किसको नियुक्त किया जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको आप याद करके रखिए, मलिक जानी को सर्वप्रथम बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में मलिक जानी को भगा देता है हिशामुद्दीन एवाज खिलजी। तो फिर ये अपने पुत्र इल्तुतमिश अपने पुत्र को आक्रमण करने, यानी अपने पुत्र नसीरुद्दीन को आक्रमण करने के लिए भेजता है। और जब नसीरुद्दीन आक्रमण करने के लिए बंगाल में जाता है, उस समय वह कहाँ का राज्यपाल था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए उस समय वह अवध का राज्यपाल था, ठीक है। साथ ही साथ मैंने बताया कि वो अपने पुत्र को एक सलाह भी देता है कि निश्चित अवसर आने पर तुम जो है हिशामुद्दीन एवाज पर आक्रमण करना, ठीक है। तो जब हिशामुद्दीन एवाज अपने पूर्वी अभियान पर गया हुआ था, अगर क्वेश्चन करे किस अभियान पर गया हुआ था, तो ऑप्शन जैसे रहेगा वैसे आप करोगे। या तो ऑप्शन रहेगा पूर्वी अभियान, या तो रहेगा ऑप्शन आपका पूर्वी अभियान में, एक पूर्वी बंगाल है या असम। कामरूप कहाँ पड़ता है? असम में। तो यहाँ पर जब आक्रमण करने के लिए हिशामुद्दीन एवाज गया था तो उचित अवसर देखा, क्या नाम उसका, नसीरुद्दीन ने, उसने तुरंत जो है बंगाल के लखनौती पर आक्रमण कर दिया। जब हिशामुद्दीन एवाज पुनः लखनौती आता है तो दोनों में युद्ध होता है और हिशामुद्दीन एवाज की मृत्यु हो जाती है, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि इल्तुतमिश नसीरुद्दीन को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करता है। बीआईएमपी फाइव के इसको भी आपको याद करके रखना है। बंगाल का सूबेदार सर्वप्रथम किसको नियुक्त किया गया था? तो आपका ऑप्शन जाएगा नसीरुद्दीन को या अपने पुत्र को। इसके बाद 1226 ईस्वी में अगर पूछे कि बंगाल दिल्ली का सूबा कब बना था, तो आपका ऑप्शन जाएगा सन 1226 ईस्वी में बना था, ठीक है। और इसकी मृत्यु बहुत आईएमपी है, इसका सबसे योग्य पुत्र था। और 1229 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। नसीरुद्दीन की मृत्यु जब हो जाती है तो फिर जो है बंगाल में किसने भी विद्रोह किया था? तो आपका ऑप्शन जाएगा बंगाल में एक खिलजी सरदार था जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन बलखा। इख्तियारुद्दीन बलखा ने बंगाल में विद्रोह किया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं इल्तुतमिश जाता है, इख्तियारुद्दीन बलखा को पराजित करके मार दिया जाता है। और 1230 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया जाता है, वास्तविक रूप से बंगाल और बिहार में, ठीक है। और अब जो है बंगाल का सूबेदार किसको नियुक्त किया जाता है? मलिक अलाउद्दीन जानी को। सबसे पहले सूबेदार अगर पूछेगा तो आपका ऑप्शन नसीरुद्दीन महमूद जाएगा, लेकिन बंटवारा करने के बाद सूबेदार पूछेगा या दूसरी बार सूबेदार पूछेगा तो तुरंत आपका ऑप्शन मलिक अलाउद्दीन जानी की तरफ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद वो बीजों की बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि पीसीएस में क्रम पूछ लेता है, तो क्रम आपको पता होना चाहिए। राजपूत राज्यों में अगर उस बात करें तो सर्वप्रथम उसने 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया था, ठीक है। रणथंभौर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 70 शासक उस पर विजय करने में असफल रहे थे, ठीक है। फिर वो मंदसौर पर विजय प्राप्त करता है जो परमाणु की राजधानी थी, ठीक है। अब इसके बाद 1228-29 के बीच ये उसका क्रम है। फिर उसने किसको जीता? जालौर को जीता, बयाना को जीता, खंजीरा को जीता, अजमेर को जीता, नागौर को जीता। क्रम बड़े एग्जाम वाले याद करके रखेंगे। इसके बाद 1231 के दौरान उसने ग्वालियर को जीता। ग्वालियर का शासक उस समय कौन था? मंगलदेव था। फिर उसने कालिंजर को जीता। कालिंजर का शासक कौन था? चंदेल शासक त्रिलोक वर्मा था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करके रखने पड़ेंगे। फिर हम चले आते हैं
बंगाल और बिहार की कहानी समाप्त हो गई। अब हम लोग लगभग राजपूतों के बारे में भी सारी हिस्ट्री इसकी समाप्त हो गई। अब हम देखेंगे इसके समय में क्या बोलते हैं, दो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे। तो अगर हम विद्रोह की बात करें, यहाँ आइए विद्रोह में, तो इसके समय में अवध में पिरथु का विद्रोह हुआ था। पिरथु का विद्रोह। एक और इस्माइल शिया का विद्रोह, इस्माइल शिया का विद्रोह। ठीक है, विद्रोह से क्वेश्चन बनते हैं। एक पिरथु का विद्रोह तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको याद करके रखना है। ये दोनों विद्रोह किसके समय में हुए हैं? अवध में। पिरथु का विद्रोह कहाँ हुआ है? अवध में हुआ है। और इस्माइल शिया का विद्रोह हुआ है किसके शासनकाल में? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा एक चीज देखते हैं कि इल्तुतमिश को पराजय, मतलब दो ऐसे शासक थे जिन्होंने इसको पराजित किया था। तो उन दो शासकों का नाम एग्जाम में पूछ सकता है। कौन से शासक थे उसमें? इसमें आप देखेंगे नागदा। जब इसने नागदा पर आक्रमण किया था तो नागदा के शासक क्षेत्र सिंह ने पराजित किया। ठीक है, और दूसरा है अंधिलवाड़। जब इसने अंधिलवाड़ पर आक्रमण किया था, अंधिलवाड़ कहां पड़ता है? गुजरात में। अंधिलवाड़ पर जब इसने आक्रमण किया था तो अंधिलवाड़ का उस समय जो शासक था, शासक का नाम तो नहीं मिलता, तो यहाँ पे चालुक्यों की एक शाखा शासन कर रही थी। तो ये एक बार चालुक्यों से पराजित हुआ था। ठीक है, तो दो बार पराजित हुआ था। तो अगर एक का नाम तो आपको याद होगा, नागदा के क्षेत्र सिंह से, और एक बार जो है अंधिलवाड़ा युद्ध के दौरान गुजरात के चालुक्यों से इसे पराजय का सामना करना पड़ा था। भी यही फैक्ट है, याद करके आप लोग रखेंगे। ठीक है, और इसने क्या किया था, इसकी दो चीजें हैं, मतलब कह सकते हैं कि इल्तुतमिश न्यायप्रिय शासक तो था लेकिन हिंदुओं के समान व्यवहार करता था, लेकिन एक दो चीजें इसके विपरीत भी जाती थी। इसने 1234 से 35 के बीच मालवा के भिलसा के मंदिर को ध्वस्त किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह 300 वर्षों में बना था। 300 वर्षों में बना था। फिर इसने उज्जैन के महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया था। ठीक है, तो अगर देखिए इसने भिलसा के मंदिर को ध्वस्त किया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह जो है 300 सालों में बना हुआ था। तो इसने भिलसा के मंदिर को ध्वस्त किया था, सन से बहुत मतलब नहीं है। और एक उज्जैन के महाकाल मंदिर वाला बहुत ही अयम्पी है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर को किसने ध्वस्त किया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा इल्तुतमिश ने ध्वस्त किया था। ठीक है ना, और ऐसा कहा जाता है कि यहां से वह शिव का लिंग प्लस राजाओं की अष्टधातु की प्रतिमा को दिल्ली लाया था। ठीक है, ये वाला चीज बहुत ही अहम, इसको आपको याद करके रखना है। ये उज्जैन के महाकाल मंदिर था, वहां पर आक्रमण करके यह क्या करता है, शिवलिंग और राजाओं की अष्टधातु की जो प्रतिमाएं बनी हुई थी उसमें उसको ये दिल्ली लाता है। थोड़ा देखना दिख रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। अब इसको एक बार हम मिटाएंगे
दूसरी बार में इल्तुतमिश से पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए कुछ ऐसे आईएमपी फैक्ट्स हैं जो कि वनडे एग्जाम और टेस्ट एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही आईएमपी है। अब हम सबसे पहले चलेंगे कुछ उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, उसके राज्य में दरबारी कवियों के दरबारी इतिहासकारों के बारे में देखेंगे, सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में देखेंगे और उसकी कुछ मतलब विशेषताएं और है तो उसको देखेंगे। तो विशेषताएं को देखना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए वन लाइन में चलेंगे हम लोग। सर्वप्रथम इसी ने इल्तुतमिश ने काजी व अमीर ए दाद की नियुक्ति की थी। अमीर ए दाद की नियुक्ति वन लाइनर फैक्ट है। अगर पूछे कि सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत या मुस्लिम शासन के अंतर्गत किसने सर्वप्रथम काजी और काजी व अमीर दाद की नियुक्ति की थी, ये दोनों जो है न्याय से संबंधित थे, तो आपका ऑप्शन जाएगा इल्तुतमिश ने करी थी। ठीक है ना, और इसने काजी उल कुजात की नियुक्ति भी की थी। काजी उल कुजात, इसी में लिख देते हैं काजी उल कुजात। ठीक है, अब यहां से देखिए क्वेश्चन बनेगा, ये काजी उल कुजात की नियुक्ति किसने की थी? इल्तुतमिश की थी। और काजी उल कुजात किससे संबंधित था? मतलब एक प्रकार का न्यायाधीश था। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज आपको यहां से ये पॉइंट आपको याद करके रखना है कि यह मतलब न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा न्यायाधीश था। न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी, या आप कह सकते हो सबसे बड़ा न्यायाधीश। ठीक है, वैसे सब सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था? राजा होता था, यानी शासक इल्तुतमिश था। लेकिन अगर वैसे पद के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था? काजी उल कुजात होता था। अगर आंसर ऑप्शन में आपके इल्तुतमिश नहीं है तो आप ऑप्शन मारोगे काजी उल कुजात को। ठीक है, दूसरा चीज इससे दूसरा फैक्ट इसका क्या है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये वाला फैक्ट भी बहुत ही आईएमपी कई बार एग्जाम में पूछ रहा है। तीसरा फैक्ट अगर देखें तो इसने ही सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। शुद्ध अरबी सिक्के, ठीक है, जिनका नाम क्या था? चांदी का टंका और तांबे का जीतर। और तांबे का जीतर। ठीक, अगला फैक्ट अगर देखें तो इसने चौथा फैक्ट क्या है? इसने ही सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाई थी। इसने ही सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाई थी। ठीक है, ये वाला फैक्ट भी बहुत ही आईएमपी, इसका आपको नाम याद करके रखना है। ठीक है, और इसने सर्वप्रथम सिक्के पर किसका नाम अंकित करवाया था? पांचवा, इसने सर्वप्रथम सिक्कों पर बगदादी खलीफा
खलीफा अल मुस्तफिर बिल्ला का नाम अंकित करवाया था। यह प्रथम शासक था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के समान थे। छठवां, इसके सिक्के पश्चिमी देशों के अनुकरण पर बनाए गए थे। अनुकरण पर ढाले गए थे। ठीक है। और अगली बात, इसके सिक्कों पर, इसने अपने सिक्कों पर क्या अंकित करवाया था, ये चीज बहुत ही अहम है, इसको हमको देखना बहुत ही जरूरी है। इसके सिक्कों पर अगर हम बात करें तो इसके सिक्कों पर हमको मिलता है कि यह शक्तिशाली सम्राट, धर्म और राज्य का तेजस्वी सूर्य, सदा विजयी इल्तुतमिश, और इसके सिक्कों पर हमको क्या देखने को मिलता है, इसके सिक्कों पर हमको देखने को मिलता है शिव की नंदी और चौहान घुड़सवार की आकृति। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसके दरबार में कौन, मतलब इसने किसको संरक्षण दिया था, तो संरक्षण की अगर हम बात करें, इसके दरबार में कौन रहते थे, तो एक है आपके मिन्हाज उस सिराज, और दूसरे मतलब दरबारी इतिहासकार का नाम आएगा आपका मलिक ताजुद्दीन। ठीक है। तो अगर इसके दरबारी इतिहासकारों की बात आएगी तो मिन्हाजुल सिराज और मलिक ताजुद्दीन का नाम आएगा। मिन्हाजुल सिराज ने किसकी रचना की थी, तबकात नासिरी की रचना की थी। ठीक है। लेकिन अगर मैंने कुतुबुन नैबर के चैप्टर में पढ़ा दिया है कि आदाबुल हर्ब जो किताब है, ठीक है, वो किताब इसको समर्पित है, ना कि तबकात नासिरी इसको समर्पित है। तो इन दोनों का नाम आपको याद करके रखना है कि मिन्हाजुल सिराज और मलिक ताजुद्दीन किसके दरबार से संबंधित थे, तो आपका ऑप्शन जाएगा इल्तुतमिश के दरबार में संबंधित थे। अब हम देखते हैं कि इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। ठीक है। तो मेनली इसने क्या क्या निर्मित करवाया था, इसको देखते हैं। तो पहली बात इसको देखा जाए कि इसने 1231 से 32 के बीच कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। ठीक है। अब शुरू किसने करवाया था, मैंने चीजें बता दी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसने पूरा करवाया। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और है कि कुतुब मीनार की दीवारों पर इसने अपने आश्रयदाताओं में से किसका नाम अंकित करवाया है। तो कुतुब मीनार पर किसका नाम अंकित मिलता है, अंकित नाम की अगर कुतुब मीनार पे अंकित नामों की अगर बात की जाए तो एक नाम आएगा मोहम्मद गोरी यानी मोइनुद्दीन गोरी, और एक नाम आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब
मीनार पर किसका नाम अंकित है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा मोहम्मद गोरी का और कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इसके निर्माण कार्य की अगर बात किया जाए तो चलते हैं हम, इसने नागौर में अतारिकन दरवाजा बनवाया था, अतारिकन दरवाजा, ठीक है। इसने दिल्ली में मदरसा बनवाया था जिसका नाम है मुइज्जी मदरसा। अगर पूछे कि दिल्ली में मदरसे का निर्माण करवाया गया था तो जो करवाया था इल्तुतमिश ने, उसका नाम क्या है, तो आपका ऑप्शन जाएगा मुइज्जी मदरसा, क्योंकि इसका जो मालिक था मोहम्मद गोरी, तो उसी के नाम पे इसने दिल्ली में मदरसे का निर्माण करवाया था और उसका नाम क्या रखवाया था, मुइज्जी मदरसा नाम रखवाया था। ये चीज बहुत ही IMP है, ठीक है। और अगर देखा जाए अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। ठीक है, कहाँ, ये दिल्ली में ही सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ठीक है, दिल्ली में ही बनवाया था। तो ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा, और ऐसा माना जाता है, इसके बारे में बनवाया जाता है कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसको माना जाता है। अगर इसके मकबरा निर्माण शैली की जन्मदाता की बात करें, निर्माण शैली का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। क्योंकि सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सबसे पहले मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, तो आप इल्तुतमिश से करवाया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ठीक है। तो और किसकी कब्र पर करवाया था, ये भी बहुत ही IMP है, अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। और अगर बात करें इसकी, तो एक तरह से यह कुतुब मीनार के अहाते में स्थित है। किसके अहाते में स्थित है, कुतुब मीनार के अहाते में ही स्थित है। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी जो ये जो मकबरा है, इसमें एक चीज हमको देखने को मिलता है कि छत विहीन है, इसमें छत आपको नहीं मिलेगा। एक शासक आता है जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक है, वह इसको छत से ढकने का, यानी गुंबद विहीन है। क्या विहीन है, गुंबद विहीन है, गुंबद विहीन। फिरोज शाह तुगलक ने इस पे कोशिश करी थी गुंबद बनवाने की, लेकिन इसके बाद गुंबद नहीं बन पाया, फिर गिर गया, फिर इसके बाद वैसे ही पड़ा हुआ है। तो आज तक इस पर किसी ने गुंबद नहीं बनवाया। तो गुंबद विहीन मकबरा की अगर बात करें तो यही सुल्तानगढ़ी का मकबरा ही है। अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, इसलिए इसने भी स्वयं के मकबरे का निर्माण वहीं पे करवा दिया था, जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है। और सुल्तानगढ़ी का मकबरा छत विहीन या गुंबद विहीन है, इस चीज को आपको याद करके रखना है। और कहाँ पे है, कुतुब मीनार के अहाते में स्थित है। किसने इस पे गुंबद बनाने का प्रयास करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन फिर गुंबद टिक नहीं पाया। आज तक गुंबद मतलब यही एक मकबरा है जो गुंबद विहीन है, तो इसको आप याद करके रखोगे। और इसने क्या निर्माण करवाया है, इसने जो है अगर बात करें बदायूं में हौज-ए शमसी, ये हौज-ए शमसी क्या था, तो आपका ऑप्शन जाएगा तालाब। और बदायूं में ही शमसी-ए ईदगाह का निर्माण करवाया था। ये सारी चीजें आपको याद करके रखनी है, इतनी चीजें बहुत ही IMP हैं। अब देखिए, अब इसको हम
क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज और है, उसने अपनी पुत्री रजिया अपने अपने सिक्कों पर रजिया का नाम अंकित करवाया था। तो अगर क्वेश्चन में ये भी आपको याद करके रखना है, उसके सिक्कों पर उसकी एकमात्र पुत्री, सिक्कों पर अपनी पुत्री रजिया का नाम अंकित करवाया था, ठीक है। किस पे? चांदी का जो टंका था, चांदी के टंके पर। ये चीज आपको याद करके रखनी है। जो चीजें किसी भी शासक द्वारा प्रथम बार करी जाती है वो बहुत ही आईएमपी हो जाता है। तो इतने सारे फैक्ट हैं जो बहुत ही आईएमपी हैं, आपको एग्जाम में इसको याद करके रखने पड़ेंगे। अब इल्तुतमिश से चैप्टर लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे न्याय व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो इब्न बतूता ने इसके न्याय व्यवस्था की बड़ी प्रशंसा की है या वर्णन किया है ना। इब्न बतूता ने बताया है कि इसके महल के सामने दो शेर हैं, उनके गले में घंटी बंधी हुई है और जिसे न्याय की जंजीर, जिसको क्या बोला जाता है? न्याय की जंजीर। जिसको न्याय पाना होता था वह कैसा वस्त्र धारण करता था? लाल वस्त्र धारण करके आता था और इस न्याय की जंजीर को खींचता था। घंटी की आवाज इल्तुतमिश के राजमहल तक जाती थी और इल्तुतमिश स्वयं आकर के न्याय करता था। और इसका वर्णन किसने किया है? इब्न बतूता ने किया है। तो एक चीज आपको याद करके रखना है। चलिए अब एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अगर मान लीजिए, मैंने कहा ना कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो इल्तुतमिश से, मान लीजिए अगर कोई फैक्ट मुझसे मिस हो रहा है, एक दो फैक्ट अगर मिस भी हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं मिस होंगे, एक दो फैक्ट ही मिस होंगे, और उसको मैं जब अगला क्लास अब आराम से आके बाद जैसे ही मैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह पर चलूंगा, रजिया पर चलूंगा, तो मैं देखूंगा कि कहीं मुझसे कोई फैक्ट छूटा हुआ तो नहीं है, तो मैं उसको वहां पे क्लियर करा दूंगा। तो फिलहाल यहाँ से एक बार इसको क्लियर करते हैं। इल्तुतमिश ने काजी व अमीर दाद की नियुक्ति की थी। हाँ देखिए, मुझे अभी याद आ गया। मैंने कहा जब फैक्ट की बात होती है तो कुछ चीजें याद हो जाती हैं। थोड़ा सा देखिए, पीछे से दिख रहा है ना। हाँ, फैक्ट की बात आती है तो कुछ चीजें याद आ जाती हैं। जैसे कि अब देखिए, एक और आईएमपी चीज है इससे कि इसने 1229 ईस्वी में सर्वप्रथम ईस्वी में बगदाद के खलीफा से अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की थी। अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की थी, ठीक है। और इसका वर्णन कौन करता है? तो मिनहाज उस सिराज ने किया है। मिनहाज उस सिराज ने किया है, ठीक है। एक चीज बहुत ही आईएमपी, इसको भी आपको याद करके रखना होगा। और दूसरी चीज है, एक फैक्ट और यहीं से हम देख लेते हैं कि इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने केंद्रीय सेना या जिसको हम शाही सेना भी बोल सकते हैं, शाही सेना का गठन किया था, जिसका नाम क्या है? जिसको कहा जाता है हस्म-ए-कल्ब कहा जाता था, या हम कल्ब-ए-सुल्तानी कहते थे। कल्ब-ए-सुल्तानी, ठीक है। एक दो फैक्ट और हैं इल्तुतमिश ने ही, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको पता होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। गुलाम-ए-चालीसा का गठन किया था, जिसको तुर्कान चहलगानी भी कहा जाता था। 40 विश्वसनीय गुलामों का दल संगठित किया था इसी ने, और बलबन ने उसका नाश कर दिया था। तो तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया था? आपका ऑप्शन जाएगा इल्तुतमिश ने कहा था, या गुलाम-ए-चालीसा का। इसने इक्ता प्रथा की व्यवस्था शुरू की थी। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने करी थी। और इक्ता का अर्थ क्या होता है? इक्ता का अर्थ होता है भूमि। और इसमें जो है इक्ताओं को कई छोटी बड़ी इक्ताओं में बांट दिया गया था प्रशासनिक सुविधा के लिए, और उसी हिसाब से मतलब जैसी जिसकी योग्यता होती थी वैसी इक्ता उसको प्रदान कर दी जाती थी। इस इक्ता से क्वेश्चन ये और करके आता है, तो उसमें एक दो चीज आप फैक्ट याद करके रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो इक्तेदार होते थे वो अपने प्रशासनिक और सैनिक व्यय जितना भी होता था उनके इक्ता में, क्योंकि उनको सेना भी रखनी पड़ती थी और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी होती थी, तो पूरा खर्च जितना उनका खर्च होता था उस पर
उस खर्च को निकलने के बाद जो शेष बचा हुआ राजस्व होता था वो सुल्तान के पास भेज देते थे, यानी इल्तुतमिश के पास जमा कर देते थे। इक्ता व्यवस्था यही थी संक्षेप में। प्रीलिम्स में इतने से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीजें बहुत ही आई है, सब आप याद करके रखो। तो काजी गुजरात की नियुक्ति किसने करी थी और सबसे बड़ा न्याय का अधिकारी कौन था? ये था इल्तुतमिश ने। न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी था। आगे इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसलिए ही सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, जिसमें चांदी का टंका था और तांबे का जीतर था। चांदी का टंका 175 ग्रेड का था। हालांकि जब हम सिक्का पढ़ेंगे तो सिक्के को अलग से पढ़ लेंगे, फिलहाल इसको इतना जानिए। इसने ही गुलामी चालीसा का गठन किया था, या जिसको तुर्गानी चहलगानी कहते हैं। इसने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी, ठीक है ना। इसने ही सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था, ठीक है। इक्ता का मतलब क्या होता है? भूमि होता है। इसने सर्वप्रथम सिक्के पर किसका नाम अंकित करवाया था? तो आपका ऑप्शन जाएगा बगदादी खलीफा अल मुस्तसिर बिल्लाह, ठीक है ना। इसने अपने चांदी के टंके पर किसका नाम अंकित करवाया था? अपनी पुत्री रजिया का नाम अंकित करवाया था, ठीक है। इसके सिक्के पश्चिमी देशों के अनुकरण पर बने हुए हैं, ठीक है ना। इसके सिक्कों पर क्या क्या मिलता है? शक्तिशाली सम्राट लिखा हुआ मिला है, धर्म और राज्य का तेजस्वी सूर्य लिखा हुआ मिला है, सदा विजयी इल्तुतमिश लिखा हुआ मिला है। और इसके सिक्कों पर क्या आकृति बनी हुई मिली है? तो शिव की नंदी की आकृति और चौहान घुड़सवार की आकृति बनी हुई मिली है, ठीक है। इसके दरबार में कौन कौन रहते थे? एक है मिनहाजुश सिराज, जिसने पुस्तक लिखी थी तबकाते नासरी, और एक मलिक ताजुद्दीन, दो इसके दरबार में रहते थे, ठीक है ना। इसने निर्माण कार्य की अगर बात करें तो 1230-31 में इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था, ठीक है। और कुतुब मीनार पर किनके नाम अंकित करवाए थे? तो एक मोहम्मद गोरी का नाम और एक कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम अंकित करवाया था, ठीक है। इसने दिल्ली में मदरसा बनवाया था, जिसका नाम है मुइज्जी मदरसा। मुइज्जी मदरसा यानी मोहम्मद गोरी के नाम पर, ठीक है। और अगर हम इसने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की कब्र पर ही सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था, यानी सुल्तानगढ़ी का मकबरा, यानी इसने अपना मकबरा स्वयं का बनवाया था। और ये दिल्ली में कहाँ पे? कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। और ये ऐसा मकबरा है जो छत विहीन है, या जिसको हम कर सकते हैं कि गुंबद विहीन है, ठीक है। कैसा है? गुंबद विहीन है या छत विहीन है। आगे मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कौन था? तो आपका ऑप्शन जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है ना। यही प्रथम सुल्तान था जिसने केंद्रीय सेना का गठन किया था, या शाही सेना का, जिसे हाशमी कल्ब या कल्ब सुल्तानी कहा जाता था, ठीक है। आगे चले। 1229 ईस्वी में यह प्रथम सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की थी, और इसका वर्णन कौन करता है? मिनहाजुश सिराज करता है। इसके न्याय व्यवस्था का वर्णन कौन करता है? इब्न बतूता करता है, ठीक है ना। न्याय की जंजीर, ठीक है। कैसा वस्त्र पहन के जाना पड़ता था? लाल वस्त्र, ठीक है। आगे इसने जो है शमसी ईदगाह और एक शमसी हौज शमसी, ये हौज शमसी क्या था? तालाब था। और इसका निर्माण इसने कहाँ करवाया था? बदायूं में करवाया था। कहाँ पे करवाया था? बदायूं में करवाया था। तो अब इल्तुतमिश से सारे फैक्ट क्लियर हो गए हैं, ठीक है। मैं नहीं कहता 2-4 फैक्ट मिस भी हो रहे हों तो मैं उसको अगली क्लास में क्लियर करवा दूंगा। फिलहाल एक क्लास मेरी लगभग 2 घंटे की हो गई है, मैं थक भी गया हूं, तो इसलिए अब इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि यूपीएससी से लेकर के एकदम नीचे तक के एग्जाम में आपको कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगी। इल्तुतमिश से यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।